हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 19 है। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा आपको स्टील का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए टोटल मैं 4 वीडियो अपलोड कर दिया हूं इसको लेकर, स्टील और सोम का कंबाइन। ठीक है, तो देखिए स्टील और सोम ऐसा चैप्टर है जिसको मैं रेगुलर नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, बीच बीच में आपको 2-3 वीडियो मिलते रहेगा स्टील सोम का। उसके बाद आपका जो मेन फोकस होगा वो 6 चैप्टर होगा जो आपका उस पे होगा, जो आपका देखिए स्पेशली मेन फोकस आपका रहना चाहिए सर्वे पे। ठीक है, सर्वे पे, सोयल पे, एस्टीमेट पे, बीसीएमई पे, बीएम पे, सीटी पे और आरसीटी। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिपल एससी जेई में पूछ रहा है, क्योंकि ये एसएससी जेई नहीं है। एसएससी जेई में आपका मैकेनिक्स, सोम और स्टील से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन ट्रिपल एससी में आपका इन्हीं 6 चैप्टर से आपका अधिक क्वेश्चन है, तो इसको भी लेकर चलेंगे। और ये आपका दो जो है स्टील, सोम और मैकेनिक्स, इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका स्टील का वीडियो मिलेगा, इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन होंगे और जो छूटे हुए टॉपिक थे उसको मैं क्लियर करूंगा इसमें। और देन मैं 5 वीडियो आपको सर्वे का कराऊंगा, फिर 5 वीडियो आपको सोयल का कराऊंगा, फिर आपको स्टील सोम में कराऊंगा। ठीक है, तो एक ऐसे लेवल से चलेंगे ताकि आपका रिवीजन बीच बीच में होता रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ द डायमीटर ऑफ ए रिवेट बॉडी इज डी। ठीक है, कोई रिवेट बॉडी है जिसका डायमीटर डी है, देन द डायमीटर ऑफ द स्नैप हेड एंड पेन हेड विल बी। ठीक है, तो उस तो मान लीजिए कोई रिवेट है, रिवेट बॉडी है जिसका डायमीटर डी है। ठीक है, देन द डायमीटर ऑफ ए स्नैप हेड एंड पेन हेड विल बी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए रिवेट कई तरह का था, 6 तरह का था रिवेट, रिवेट का हेड था। ठीक है, तो उसी में से आपका एक है स्नैप हेड, पेन हेड। ठीक है, तो बताइए आपका जब कोई रिवेट बॉडी है जिसका डायमीटर डी होगा, तो स्नैप हेड और पेन हेड का डायमीटर क्या होगा, वही पूछा है। ए ऑप्शन है 1.4 डी, बी 1.5 डी, सी 1.6 डी और डी 2 डी। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1.6 डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें आपका 1.6 डी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा गया है। इसमें क्या बोला है, तनाव सदस्य जिसमें 24 से अधिक व्यास के रिवेटों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, अब मान लीजिए 24 से अधिक व्यास का रिवेट का प्रयोग किया गया है, तो रिवेट छिद्रों का व्यास कितना होगा, ये पूछा है। ए आपका दिया गया रिवेट डायमीटर प्लस 3 रिवेट डायमीटर प्लस 2 सी है रिवेट डायमीटर प्लस 1.5 या डी आपका रिवेट डायमीटर। तो आई थिंक आपको पता होगा, इसके पहले भी कई बार आप लोग पढ़े होंगे। तो बताइए इसमें फिलहाल कौन सा सही होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, रिवेट डायमीटर प्लस 2 ठीक है, आई थिंक आपको पता होगा कि जब 25 समान व्यास तक के रिवेट के लिए जो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 25 तक के व्यास के लिए। और यही आपका 25 से अधिक का होगा तो क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर प्लस 2.0 ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले में देखते हैं। देखिए ये आपका आई थिंक इसके पहले भी आपको पता होगा ये बात। 25 समान व्यास तक के रिवेट के लिए ग्रॉस डायमीटर जो होता है नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 होता है, और 25 से अधिक सामान्य व्यास के रिवेट के लिए जो ग्रॉस डायमीटर होता है और नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 होता है। तो इसमें 25 से अधिक के लिए बोला था, तो आपका क्या होगा, नॉमिनल डायमीटर प्लस 2.0 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आपको पता है हम प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी सेंड करते हैं, जिसको चाहिए होता है उसको मैं सेंड कर देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, तो बताइए, देखिए क्वेश्चन इतना सारा बना देते हैं छोटे से टॉपिक से, वही वाली बात है।
तो अगर आपका मान लीजिए रिवेट, ठीक है, रिवेट देख लिए, रिवेट जॉइंट देख लिए, लेकिन जब डिजाइन करते हैं रिवेट का तो उसके श्रेणी में क्वेश्चन बनाया गया है कि जब रिवेट का डिजाइन जब किया जाता है तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट आपका इसमें से गलत है। अब बताइए, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि रिवेट का डिजाइन करते हैं तो इनमें से बताइए कौन सा रिवेट के डिजाइन के रेस्पेक्ट में गलत। भाई अब पूरा रिवेट का डिजाइन का नियम पता होगा तब तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरा डिजाइन हमें पता होगा तब तो सॉल्व करेंगे कौन गलत है कौन सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरा रिवेट का जो नियम है पूरा पढ़ना होगा, ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें बताइए कौन सा सही होगा। देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज टू बी कंसिडर्ड, ये आपका रिवेट डिजाइन के रिस्पेक्ट में गलत है, ठीक है। क्या हिंदी में इसका मतलब हुआ, प्लेटों के बीच के घर्षण पर गौर करना आवश्यक है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, नेगेटिव पॉइंट, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बल्कि इसके अलावा आपका तीनों जो है ये पॉइंट आपका सही है, ठीक है। तो चलिए इसका मैं टेबल ही दिखाता हूँ, आप उसको याद कर जाइए, रिवेट के डिजाइन में उसी से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। उसी में से 7-8 पॉइंट है, उसी में से आपका क्वेश्चन बनाएगा। आप सारे पॉइंट को याद कर जाइए क्योंकि कभी किस पॉइंट को जोड़ेगा कभी किस पॉइंट को घटाएगा, ठीक है। तो रिवेट के डिजाइन के रिस्पेक्ट में देख लीजिए क्या क्या है। देखिए रिवेट जोड़ के अभिकल्पन यानी कि डिजाइन में निम्न मान्यताएं अपनाई जाती है। अब देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसी को अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट कर दिया जाएगा, 3 टॉपिक को दे दिया जाएगा और एक किसी दूसरे को रख दिया जाएगा जो कि गलत होगा, या फिर 3 गलत दे देगा एक सही दे देगा। तो हमारा ये कंसेप्ट, इसी को कहते हैं कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, रिवेट को समान रूप से प्रतिबलित माना जाता है, ठीक है। रिवेट को क्या करते हैं, समान रूप से आपका प्रतिबलित मानते हैं, ठीक है, माना जाता है। दूसरा क्या है, प्लेट तथा रिवेट के मध्य धारण प्रतिबल एक समान होता है। जो प्लेट है और रिवेट है, आई थिंक प्लेट रिवेट में आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने फिगर दिखा दिया था। तो प्लेट और रिवेट के बीच जो बियरिंग स्ट्रेंथ होता है यानी कि धारण प्रतिबल, जो बियरिंग स्ट्रेस होता है एक समान होता है, ठीक है। धारण प्रतिबल का मतलब हुआ बियरिंग स्ट्रेस एक समान होता है। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा क्या है, प्लेटों में प्रतिबल एक समान होता है। जो प्लेट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक जो प्लेट लगाकर जोड़ा जाता है रिवेट से, ठीक है, तो जो प्लेटों के बीच जो घर्षण बल होता है, सॉरी यहाँ पे प्लेटों में प्रतिबल एक समान होता है, तो ये जो प्लेट है उसका जो स्ट्रेस होगा एक समान होगा, ठीक है। 4th पॉइंट क्या है, प्लेटों के बीच घर्षण बल को नगण्य लिया जाता है, मतलब नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा इस प्लेट पे जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य कर लिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, 5 रिवेट छिद्र समान रूप से भरा जाता है, ठीक है। जो रिवेट का छिद्र आप लोग देखे होंगे, रिवेटिंग होता है तो उस छिद्र को अच्छे से भर लिया जाता है समान रूप से। अगला पॉइंट क्या है, 6 नंबर, रिवेट के अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन जो सेक्शन होता है पर अपरूपण बल यानी कि शियर फोर्स एक समान लिया जाता है, ठीक है। तो अब हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो रिवेट का अनुप्रस्थ काट यानी जो क्रॉस सेक्शन होता है उस पर जो आपका शियर फोर्स होगा वो एक समान लिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, विश्लेषण के लिए पिच की लंबाई को विचार में लिया जाता है, ठीक है। जो विश्लेषण करते हैं उसके लिए पिच की लंबाई को विचार में लिया जाता है, मतलब कि विचार में लिया, मतलब उसको उसके बारे में देखते हैं, उसको रखते हैं, परखने जांच के लिए रखते हैं उसको, मतलब पिच के लंबाई को देख कर ही कोई कार्य किया जाता है, ठीक है। अगला 8 पॉइंट क्या है, रिवेट में नमन प्रतिबल को नगण्य माना जाता है। नमन यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका होता है, नमन प्रतिबल यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस को भी नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है, रिवेट में। तो देख लीजिए किसको किसको नेग्लिजिबल माना गया है, एक आपका फ्रिक्शन फोर्स हुआ और बेंडिंग स्ट्रेस हुआ, ठीक है। जो घर्षण बल हुआ और जो बेंडिंग स्ट्रेस हुआ ये
नेग्लिजिबल है, ठीक है। और छिद्र को समान रूप से भरा जाता है। अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन पर जो शियर फोर्स होगा वो एक समान मान लिया जाता है, ठीक है। और प्लेटों में प्रतिबल एक समान होता है, जो आपका प्लेट है उसका भी प्रतिबल एक समान होता है। और प्लेट तथा रिवेट के मध्य जो बियरिंग स्ट्रेस होता है वो एक समान होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये रिवेट के डिजाइन से जो क्वेश्चन आएगा अब एग्जाम में, कितना भी हार्ड क्वेश्चन कितना भी घुमाए, तो आप शायद इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए उसी से मैं जानबूझकर एक क्वेश्चन लाया हूँ। अगर पिछले क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखा था, नहीं देखा तो वीडियो को बैक कीजिए, उसको देखिए, पढ़िए, देन इस क्वेश्चन को लगाइए, इसमें बताइए क्या सही होगा। वही क्वेश्चन है, उसमें एक दूसरा पॉइंट है जो मैंने बताया कि पॉइंट को इधर उधर करेंगे। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन आर मेड इन द डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट। अब देखिए उसमें बोला अ कैरेक्टरिस्टिक या फिर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रिवेट डिजाइन, और इसमें क्या है, आपको वही चुनना है जो आपका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ द डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट, ठीक है। इसमें से कौन सा होगा आपका, चारों में से बताइए कौन सा आपका करते हैं रिवेट डिजाइन में, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ऐसा होता है कार्य। चार ऑप्शन दिया गया है। ए है आपका, देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। ए क्या है आपका, रिवेट आर स्ट्रेस इक्वली। बी है स्ट्रेस इन प्लेट इन मैक्सिमम एट मिड वाइट विड्थ। सी है रिवेट हॉल इज कंप्लीटली फिल्ड बाय रिवेट। और डी फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा पॉइंट है जो आपके असम्पशन सही है डिजाइन ऑफ रिवेट के रेस्पेक्ट में। कौन सा आपका सही होगा, कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्लेट के बीच घर्षण नगण्य हो, घर्षण और कौन सा था जो आपका बोला था नगण्य, ये आपका दोनों सही होगा। प्लेट के बीच घर्षण नगण्य होता है, यही था आपका ना। देखिए इसमें दिखा रहा हूँ, प्लेट के बीच घर्षण बल नगण्य लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी एक गलती हो गई, फिर से बता रहा हूँ। देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आपका सी सही होगा, ठीक है। रिवेट छिद्र पूर्णतः रिवेट से भरा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ प्लेट्स के बीच घर्षण नगण्य होता है, ठीक है। और उसमें था आपका, देखिए घर्षण नहीं था, घर्षण बल था, ठीक है। रिवेट के प्लेटों के बीच घर्षण बल को नगण्य लिया जाता है, ठीक है। और देखिए रिवेट छिद्र समान रूप से भरा जाता है, यही आपका ऑप्शन 3 है। रिवेट छिद्र पूर्णतः रिवेट से भरा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा डिजाइन ऑफ रिवेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वो तीनों नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें आपका घर्षण सिर्फ बोला है, घर्षण बल बोलता तो आपका ये भी सही हो जाता, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। डिजाइन ऑफ रिवेट से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एफिशिएंसी ऑफ ए रिवेट जॉइंट इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एक रिवेट किए हुए जोड़ की दक्षता इस अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। एक रिवेट जोड़ की न्यूनतम सामर्थ्य तथा ठोस प्लेट की सामर्थ्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, जो आपका रिवेट वैल्यू है किसके बराबर होता है? ए स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सियरिंग, बी है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, सी है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन टेंशन, या डी मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी में जो न्यूनतम हो। तो बताइए रिवेट वैल्यू किसके बराबर होगा? अब देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। यानी कि ए क्या है आपका? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सियरिंग, और बी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। इनमें से जो न्यूनतम होगा वही आपकी क्या होगी? रिवेट की वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड लैप जॉइंट इज इक्वल टू इट्स, ठीक है, एक रिवेट किए हुए लैप जोड़ की ताकत इसके बराबर है। ए सियरिंग स्ट्रेंथ, बी बियरिंग स्ट्रेंथ, सी टियरिंग स्ट्रेंथ। बताइए क्या होगा इसमें सही आपका? एक रिवेट किए हुए लैप जोड़ की ताकत इसके बराबर है। लैप जोड़ और बट जोड़ का भी फिगर आपको दिखाए थे। लैप जोड़ क्या होता है और बट जोड़ क्या होता है, तो बताइए उसमें इसमें क्या सही होगा? ए सियरिंग स्ट्रेंथ, बी बियरिंग स्ट्रेंथ, सी टियरिंग स्ट्रेंथ, या तीनों? मतलब कि लिस्ट ऑफ ए बी सी में जो न्यूनतम हो, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ठीक है, डी ही आपका सही होगा। लिस्ट ऑफ ए बी सी में जो न्यूनतम होगा वही आपका क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट लैप जॉइंट इज इक्वल टू। और इसके पहले वाला भी क्वेश्चन क्या था? इसी से मिलता जुलता था, रिवेट जॉइंट इज इक्वल टू। उसमें आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया था? दो ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। देखिए रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू, तो इसमें क्या सही था? जो मिनिमम होगा वो, ठीक है। तो वैसा भी ये है, जो मिनिमम होगा वो। तो आई थिंक ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब इससे कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा आपको ये पता है कि रिवेट वैल्यू पूछेगा तो किसके बराबर होगा? तो टियरिंग सियरिंग बियरिंग में जो न्यूनतम होगा वही होगा, ठीक है। और ऑप्शन में दिया होगा तो ऑप्शन के अनुसार भी चलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फॉर्मूला है तनन सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य और कर्तन सामर्थ्य, ठीक है, तीनों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ, ठीक है। किसी वेल्ड की प्रभावी लंबाई को वास्तविक लंबाई माना जाता है कब? ए माइनस द साइज ऑफ द वेल्ड, बी माइनस टू इज द साइज ऑफ द वेल्ड, सी प्लस द साइज ऑफ द वेल्ड, या डी प्लस टू इज द साइज ऑफ वेल्ड। बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ, कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ माइनस टू इज द साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कैसे मतलब कि डाइवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपका क्या ऑप्शन में सही है? माइनस टू इज द साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है। और कहीं कहीं ऑप्शन में क्या होगा? देखिए अगर अगर आपका लिखा होगा टोटल क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन और ऑप्शन में कैसे कंफ्यूज करते हैं। अगर आपको लिख दिया होगा टोटल लेंथ माइनस टू इंटू वेल्ड साइज, तो आपका ये भी सही है टोटल। चलिए इस फिगर में दिखा रहे हैं, देखिए ये आपका तो क्वेश्चन में सही है। और उसी को देखिए इस फॉर्म में लिख दिया गया है टोटल लेंथ
-2 इंटू वेल्ड साइज, अगर ये होगा ऑप्शन में तो इसको भी करेक्ट कर दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। और L-2S होगा तो इसको भी करेक्ट कर दीजिएगा। देखिए तीनों था ऑप्शन में, 3 क्वेश्चन से मैं निकाल कर एक क्वेश्चन बनाकर आपको समझा दिया हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम रहेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट लेंथ पूछ रहा, सॉरी इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ। और ऑप्शन में आपको क्या करेगा, देखिए इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ आपको करके यह लेंथ हो गया, यहाँ लेंथ हो गया, लेकिन जो अगला पार्ट है वो क्या कर देगा, इसमें लिख दिया -2 इज द साइज ऑफ द वेल्ड, उसी को इस फॉर्म में लिख दिया -2 इंटू वेल्ड साइज, यानी कि साइज ऑफ द वेल्ड, दोनों सेम ही है। और ये भी देखिए ये भी सेम है, एल लिख दिया, -2 इंटू एस, ये भी वही है। तो आई थिंक आप समझ गए, सिर्फ क्वेश्चन को ऑप्शन के द्वारा घुमाया गया है, ठीक है। तीनों आपका तीनों रहेगा तो तीनों सही है, और तीनों में से कोई एक भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा लेंथ ऑफ क्वेश्चन में, अगर लेंथ पूछा है मतलब कि आधा पार्ट पूछा है और आधा ऑप्शन में दिया है तो उसके हिसाब से चलिएगा। और टोटली क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ आंसर में दिया होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा सब में लेंथ होना चाहिए। यहाँ पर लेंथ टोटल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज लेंथ, और इसमें लेंथ नहीं है, इसमें आगे लेंथ होने लगेगा तब होगा टोटल लेंथ -2 इज द साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है। तो देखिएगा कि क्वेश्चन में आपका आधा पार्ट दिया है फॉर्मूले का या नहीं दिया गया है। अगर आधा पार्ट दिया है तो आधा ऑप्शन से पूरा कर लेंगे, और नहीं दिया है तो क्वेश्चन ऑप्शन में पूरा आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। देखिए कितना मेहनत लगता है, 3 क्वेश्चन से घुमा कर ऑप्शन को लेकर आके यहाँ रख दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जितना भी क्वेश्चन करिएगा 10 ही कराऊंगा, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द थ्रोट इन अ फिलेट वेल्ड इज, ठीक है। फिलेट वेल्ड में थ्रोट क्या होता है, बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। देखिए ये फिगर में नहीं कराया था, लेकिन ये वीडियो इसके जो क्वेश्चन खत्म होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। फिलहाल बताइए कौन सा सही होगा आपका। थ्रोट इन अ फिलेट वेल्ड इज, ए है large side of a triangle of the fillet, B है hypotenuse of the triangle of the fillet, C है smallest side of the triangle of the fillet, या D perpendicular distance from the root of the hypotenuse, ठीक है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा होगा। देखिए इसका मैं फिगर लेकर आया हूँ, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्वेश्चन खत्म होगा तो 5 मिनट का लेक्चर होगा, उसको देख लीजिएगा, फिगर में दिखा दूंगा, ठीक है। अब फिगर बनाने में यहाँ दिक्कत हो जाता है, और ऐड करना भी हर क्वेश्चन में दिक्कत होती है, ठीक है। तो बताइए इसमें आपका फिलहाल कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जिसको टी से डिनोट करते हैं, और साइज ऑफ द वेल्ड जिसको एस से डिनोट करते हैं, आर कनेक्टेड एज, ठीक है। जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है टी एंड साइज ऑफ द वेल्ड है एस, आर कनेक्टेड एज, कौन सा आपका सही होगा। ए दिया गया है टी इक्वल टू के, ठीक है। बी टी इक्वल टू के एस क्यूब, सी टी इक्वल टू के एस, या डी टी इक्वल टू के अंडर रूट एस। बताइए कौन सा आपका सही होगा। और देखिए अगर आप लोग अभी परेशान हैं कि जेई बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, अगर 2018 के जेई का एग्ज़ाम है तो आप लोग का भी 4 साल हो गया, तो अगर आप लोग की जॉब नहीं लगी है जेई में, या फिर फ़िलहाल जेई के पोस्ट पे नहीं है, कोई और जॉब कर रहे हैं, जेई बनना है गवर्नमेंट जेई, तो UPSC जेई में तो एक मौका है ही, ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर इसमें नहीं होता है तब पर भी आपको कांस्टेंट अपना पढ़ाई बनाना है, कंटिन्यूटी उसमें रखना है, छोड़ना नहीं है, रेगुलर आपको पढ़ना है, ठीक है। और 2 साल और पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग ने RRB जेई का पिछले बार फॉर्म भरा था और आपका नहीं हुआ, तो उस कमियों को दूर करना है, और RRB जेई का वैकेंसी
आएगी ज़रूर, 2022 के एंड में आई या फिर 2023 के स्टार्टिंग में आई, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो वैकेंसी आएगी, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, और अच्छे से इस बार लग जाइए। अगर इसमें नहीं होगा तो आरआरबी जेईई में अच्छे तरीके से हो जाए, पढ़ लीजिएगा तो, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ठीक है, T = KS। यहाँ पे K आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और S आपका क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इफेक्ट, देखिए वही क्वेश्चन है, ऑप्शन में बस हेर फेर है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए फिलेट वेल्ड इज, ठीक है। अब इसमें भी यही पूछा है, जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है फिलेट वेल्ड का वो क्या होगा। ए दिया गया है इक्वल टू साइज ऑफ द वेल्ड, बी है आपका अ फंक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन साइड, सी है लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रिंगल फॉर्म, या डी 0.7 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड। तो इसके पहले आप पढ़े थे क्वेश्चन मैंने कराया, तो कौन सा उसमें सही था, उसमें भी यही सही होगा, तो कौन सा आपका सही होगा बताइए। तो देखिए इसमें भी आपका सही होगा ऑप्शन डी, 0.7 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ द डायमेट्रिक वेल्ड इज नोन एज, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या सही होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ द डायग्रामेटिक वेल्ड इज नोन एज, ए आपका है इफेक्टिव लेंथ, बी है इफेक्टिव कवर, सी है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, और डी है इफेक्टिव डेप्थ। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। चलिए आपको थ्रोट थिकनेस का फिगर दिखाते हैं कैसा होता है, और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, देखिए आगे बताता हूँ क्या होता है। और देखिए उससे पहले आपको एक, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, अकाउंट प्रैक्टिस सेट हमको टोटल अपने चैनल पे अपलोड करना है 28 फरवरी से पहले, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए आपको तो आपको पे करना होगा 199 इस नंबर पे, या हमारे नीचे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 7905858807। इस पर फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हैं 199, और आपको 51 सेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए दिखाता हूँ क्या है आपका डायग्राम जो छूटा हुआ था। तो देखिए हम इसको इस फिगर को दिखा दिए थे कि आपकी डायमंड रिवेटिंग है, ठीक है, ये डायमंड रिवेटिंग था, यहाँ तक बता दिए थे। अब नेक्स्ट था आपका क्या, कनेक्शन डिफिनेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका मेन जो डिफिनेशन है उसको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्या है, रिवेट का सामान्य या अंकलित व्यास जो नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट कहलाता है, ठीक है, इंग्लिश में। यह क्या होता है, यह जोड़ में लगने से पूर्व ठंडी अवस्था में रिवेट का व्यास, ठीक है। मतलब अभी जो रिवेट है उसको हम यूज़ नहीं किए हैं, उससे पहले का आपका जो रिवेट का व्यास है, ठंडी अवस्था में रिवेट का जो व्यास है अभी यूज करने से पूर्व, ठीक है, वही लिखा है, या जोड़ में लगने से पूर्व ठंडी अवस्था में रिवेट का जो व्यास होता है वही हमारा नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, रिवेट का सकल व्यास यानी कि ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। तो यह क्या होता है, यह जोड़ में लगे रिवेट का व्यास होता है, यह रिवेट छिद्र के व्यास के बराबर लिया जाता है, ठीक है। यह जोड़ में लगे रिवेट का व्यास होता है, मतलब इसका यूज कर दिया गया है, ठीक है। यह रिवेट छिद्र के व्यास के बराबर लिया जाता है, ठीक है। इसे प्रभावी व्यास भी कहते हैं, ठीक है। रिवेट का सकल व्यास इसके अंकलित व्यास से थोड़ा अधिक होता है, जो आपको बताए थे क्वेश्चन में कि 25 mm समान व्यास तक के रिवेट के लिए जो आपका क्या होता है फॉर्मूला,
ग्रोस डायमीटर, यही आपका ग्रोस डायमीटर है, वो क्या होता है, यही जो आपका 25 mm सामान्य व्यास तक के रिवेट के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, ग्रोस डायमीटर इक्वल टू यही आपका नॉर्मल डायमीटर प्लस 1.5 mm, जो पहला क्वेश्चन था, दूसरा वही आपका एक ग्रोस डायमीटर है। और वही आपका 25 mm से अधिक व्यास का रिवेट होगा तो क्या करते हैं, यही आपका ग्रोस डायमीटर क्या होता है, यही आपका ग्रोस डायमीटर आपका होता है नॉमिनल डायमीटर प्लस 2.0 mm, ठीक है, वही आपका बोला है थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। आई थिंक नॉर्मल डायमीटर और ग्रोस डायमीटर क्लियर हो गया होगा। आगे क्या बोला है, क्योंकि रिवेट का छिद्र कुछ बड़ा रखा जाता है ताकि रिवेट उसमें सरलता से घुस जाए, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, नॉर्मल डायमीटर और ग्रोस डायमीटर क्लियर हो गया। आगे क्या है, गेज लाइन या रिवेट लाइन। देखिए इस फिगर में इसको समझाते हैं गेज लाइन क्या होता है। देखिए ये आपका फिगर देखिए, इसमें आपका ये आपका गेज या रिवेट रेखा होती है, जो डॉटेड डॉटेड करके रेखा है, ये आपके गेज या रिवेट रेखा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया गया है, पिच। देखिए पिच को स्मॉल पी से डिनोट किया गया है, ये देखिए यहाँ पर पिच है आपका, क्या है, दो रिवेट की जो सेंटर जो है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वही आपका पिच कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, जी गॉज, ठीक है। तो स्मॉल जी से गॉज को डोनेट किए हैं, तो देखिए स्मॉल जी यहाँ है, ये क्या है, तो ये जो आपकी पिच लाइन है, जो आपकी गेज लाइन है, ठीक है, मान लीजिए गेज लाइन और ये गेज लाइन, ठीक है, दो गेज लाइन की जो बीच दूरी है वही गेज कहलाती है, जी से इसको डोनेट किए हैं। तो गेज पिच फिगर में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसमें गेज कौन कहलाता है, पिच कौन कहलाता है, ठीक है। अब क्या छूटा है, गेज हो गया, गेज डिस्टेंस हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट फिगर क्या है। हाँ इसमें आपका पिच भी हो गया, स्टैगर पिच, ठीक है। स्टैगर एक पिच तो बता दिए थे, पिच क्या होता है, पिच आपका क्या है, दो जो रिवेट है, रिवेट के बीच की जो दूरी है, जो सेंटर से आपका जो दो रिवेट का जो सेंटर से बीच की दूरी होती है वही आपकी पिच कहलाती है। लेकिन आपका एक पॉइंट है आपका यहाँ पर स्टैगर पिच, ठीक है। स्टैगर पिच को हम P1 से डिनोट किए हैं। चलिए इस फिगर में दिखाते हैं स्टैगर पिच क्या होता है। देखिए P1 से डिनोट किया गया, ये है आपका स्टैगर पिच, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें बोला गया है, देखिए एक रिवेट ये हो गया, ठीक है, और अल्टरनेट देखा गया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन जो डिफिनेशन इसका देखिएगा आप, तो इसमें लिखा गया है साफ, देखिए टू कंसेक्यूटिव बोला है, अल्टरनेट नहीं। इसमें क्या बोला है, यदि यह दो निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित दो क्रमागत टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स के बीच रेखाओं के समांतर केंद्र से केंद्र दूरी है, चित्र 3.7 में P1 द्वारा प्रदर्शित किया गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, देखिए पहला रिवेट आपका यहाँ से इसका सेंटर, इसका से सेंटर और इस रिवेट का सेंटर, ठीक है, दोनों का आपका सेंटर के बीच की दूरी को दिखाया गया है P1 से, ठीक है। देखिए ये आपकी यहाँ से हो जाएगी और ये इसका सेंटर यहाँ हो जाएगा, दोनों का ये जो दूरी है ये आपका, यही आपका स्टैगर पिच कहलाता है, ठीक है। तो पिच और स्टैगर पिच में अंतर समझ में आ गया। यही जबकि पिच आपका क्या होता है, दो आपका करस्पॉन्ड है आपका, ये आपका पिच हो गई, और स्टैगर पिच तो ये हो गया, और एक हो गया यहाँ से आपका ये स्टैगर पिच हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब देखिए यही आपका फेल्योर ऑफ रिवेटेड जॉइंट, जो फिलेट वेड है आपका, जो क्वेश्चन दो कराए थे जिसमें आपको, देखिए यही आपका फिलेट वेल्ड है, और इसी में आपका क्वेश्चन था जो हाइपोटेनस वाला, तो हाइपोटेनस का यहाँ ट्रिंगल फॉर्म हो रहा, तो हाइपोटेनस यूज हुआ था वर्ड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिलेट वेल्ड सामान्यतः क्या है, फिलेट वेल्ड सामान्यतः लैप जोड़ों अथवा जहाँ उपांग का मतलब होता है मेंबर, समकोण पर मिले हो दिए जाते हैं, ठीक है। तो फिलेट कहाँ दिए जाते हैं, समकोण पर, ठीक है, मेंबर के समकोण पर फिलेट दिए जाते हैं।
जोड़ में वेल्ड की सतह के अनुसार इसे कन्वेक्स फिलेट, समतल या कलमी फिलेट यानी कि फ्लैट और मीटर फिलेट, या अवतल यानी कि कनकेव फिलेट वेल्ड कहा जाता है। यह जोड़ देखिए कुल मिलाकर जो आपका ये फिलेट दिया गया है, वेल्ड दिया गया है ये, ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, वही आपका तीनों दिया गया है। देखिए पहला आपका कन्वेक्स, दूसरा फ्लैट और मीटर, या तीसरा अवतल यानी कि कनकेव फिलेट। ये तीनों तरह के फिलेट आप मेंबर में लगाते हैं, ठीक है। और देखिए यही आपका अच्छे से देख लीजिए, इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाएंगे। देखिए ये आपका थ्रोट थिकनेस है जो क्वेश्चन में था, ये आपका परपेंडिकुलर था 0.7 जो लिखा गया था ऑप्शन में था, जिसको हम सही किए थे, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, लेग लेंथ है, ये देखिए लेग लेंथ हो गया, ठीक है। अब ये आपका क्या है, कंठ मोटाई, देखिए ये जो आपका कंठ की मोटाई है ये आपका टोय है, ठीक है, ये आपका मूल सतह है। तो फिगर से ये चारों पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं फिगर लेकर आया हूँ। और इसको हाथ से बनाने में दिक्कत होता है, तो देखिए सारा फिगर आपका क्लियर कर देगा कि टॉय कौन है, रूट क्या है, लेग लेंथ क्या है। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, अरे भाई ये है क्या आखिर में, तब तुम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिसको पता है उसको ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए बेटर है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। देखिए ये जो पॉइंट है सारा का ये डिफिनेशन है, ठीक है, यही लेग लेंथ, साइज ऑफ वेल्ड, थ्रोट थिकनेस, ठीक है। तो आई थिंक इसको मैं रख दिया हूँ, आप पॉज करके पढ़िए और फिगर में देख के समझिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं है, क्या लिखा है, यह संलग्न लेग लेंथ में क्या है, यह संलग्न क्षेत्र में बने त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से किसी एक के बराबर होती है, वही आपका है लेग लेंथ, ठीक है, जो दिया गया था। दूसरा क्या है, साइज ऑफ द वेल्ड, एक समान वेल्ड की माप उसकी न्यूनतम टांग मोटाई के बराबर लिया जाता है, इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। थ्रोट थिकनेस दिखाई दिए, चलिए ये भी हो गया। देखिए ये आपका बट वेल्ड है, ठीक है, फिलेट वेल्ड दिखा दिए कैसा होता है। अब ये आपका बट वेल्ड हो गया। अब इसमें क्या बोला है, तो देखिए बट वेल्ड में दोनों प्लेटों को किनारों को जुड़ने हैं एक दूसरे से सटाकर एक ही समतल में रखा जाता है और वेल्ड किया जाता है। अक्सर आप लोग देखेंगे 2 प्लेट जोड़ना होता है, वेल्डिंग करने जाते हैं तो एक प्लेट यहाँ रखते हैं और एक प्लेट यहाँ रखते हैं, ठीक है, कोई फिलर लगाते हैं और फिलर से क्या किया जाता है, वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। तो आप लोग नॉर्मल वेल्डिंग में देखे ही हैं, तो वही है कुल मिलाकर, ठीक है। अब फिर आगे क्या बोला है, इकहरे वेल्ड जोड़ों में पूरक धातु जोड़ की पूरी गहराई तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, अतः प्रभावी कंठ मोटाई प्लेट की मोटाई का 5/8 गुना ली जाती है। देखिए मेन पॉइंट ही याद कर लीजिएगा। चित्र 4.7 में बट यानी कि टक्करी वेल्ड दर्शाया गया है। बट वेल्ड कई प्रकार के होते हैं, यदि दोनों प्लेटों या उपांगों मतलब मेंबर के किनारे वर्गाकार हो तब इसे खुले वर्ग कहा जाता है। मतलब कि क्या हो, जब किनारा हो, जो किनारा होगा जिसको वेल्ड करना हो वह वर्गाकार होगा, तब हम क्या कहेंगे, ओपन स्क्वायर बट वेल्ड, ठीक है। यदि किनारों को कोई विशिष्ट आकार दी जाती है तब किनारे के आकार के अनुसार वेल्ड के नाम दिया जाता है। मतलब कि अब किनारा वर्गाकार है तो स्क्वायर बट वेल्ड हो गया, रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर बट वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये फिगर है आपका बट वेल्ड का, ये संलग्न फलक है, ये कंठ मोटाई है आपकी, ठीक है, दोनों को वेल्डिंग कर दिया गया है। देखिए फिगर में कंठ मोटाई, इफेक्टिव वेल्थ, आई थिंक बट वेल्ड भी क्लियर हो गया होगा फिगर से। अगला देखिए, देखिए डिनोट किया गया है, टी से किसे डिनोट करेंगे, प्रभावी कंठ मोटाई को, एल से प्रभावी लंबाई, पी है वेल्ड की सामर्थ्य, ठीक है, एफ टी है आपका अनुज्ञेय तनन प्रतिबल यानी कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, वेल्ड बट वेल्ड के परिमाप, डायमेंशन ऑफ बट वेल्ड, ठीक है, यही आपका देखिए स्क्वायर है, वी शेप है, यू शेप है, जे शेप है, एकल बट वेल्ड है, ठीक है। देखिए फिगर तो दिखाना जरूरी है, पहले बता दिए फिगर में दिखाऊंगा कैसा फिगर है। देखिए टाइप ऑफ सेक्शन, खंड के प्रकार हैं, ये सब आपके सेक्शन हैं, देख लीजिए राउंड सेक्शन कैसा होता है, फ्लैट सेक्शन कैसा होता है, एंगल है, स्क्वायर है, टी सेक्शन है, चैनल सेक्शन मैंने ऑलरेडी पहले दिखाया था, ये देखिए एंगल सेक्शन है, ठीक है, ये प्लेट है आपका। तो कुल मिला के ABCD है स्टील का, इसको पढ़ लीजिए। अभी ABCD करा रहा हूँ स्टील का, और मैं आप सॉइल सर्वे कराऊंगा 5-5 वीडियो, और
देन फिर आपको स्टील और सॉइल पर लेकर आऊँगा, ठीक है, स्टील और सोम पर, देन फिर मैं आपको उस पर लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इतना रेगुलर कर देंगे कि आपका एक अच्छा खासा दिमाग में मतलब कि एक सिविल इंजीनियरिंग का ढांचा बन जाएगा, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, तो चलिए इस टॉपिक को अगली वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने बता दिया कैसे मिलेगा। तो फिर एक नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं, और कल मैं आपको सर्वे का वीडियो लाऊंगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, और सर्वे आपको अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।